Hello, we are live now, student. Today we discuss class 10, chapter 1, history, the rise of nationalism in Europe. Okay, what is nationalism? Uh, in the word, actually, I am discuss nationalism in only Europe. ठीक है, particular country, for example, फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, इटली, इटीसी. ठीक है, आई एम टॉक अबाउट टुडे राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, सबसे पहले नेशनलिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना ही नेशनलिज्म कहलाता है, यानी यूनिफिकेशन ऑफ द नेशन कॉल्ड नेशनलिज्म. जो राष्ट्र की एकता, ठीक है, उसकी संप्रभुता, सॉवरेंटी, जो कि राष्ट्र को एक कहते हैं धागे में पिरो दे, उसको नेशनलिस्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे बिस्मार्क का. ठीक है, बिस्मार्क का विषय में, जर्मनी का विषय में, जैसे कि वो था ना इटली का, वो क्या नाम था उसका, गैरीबाल्टी था. उन्होंने राष्ट्र को टूटने न पाए, राष्ट्र हमेशा एक मजबूती से लड़े, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप. क्योंकि इसलिए यूरोप हम पढ़ेंगे क्योंकि जो भी आप चीज़ें देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप यूरोप में, इसलिए क्योंकि यूरोप में ना सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना, यानी कि नेशनलिज्म जो मतलब कि इसको क्या कहते हैं, नेशनलिज्म पर फोकस किया गया था. जैसे कि क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम जो लोग हैं एक भाई की तरह हैं. हमारा जो स्टेट है वह एक परिवार, यानी कि एक होल फैमिली की तरह, तो फैमिली टूटे नहीं, इसलिए उन्होंने यूरोप में शुरुआत हुआ था. क्योंकि यूरोप में ज़्यादा समस्याएं थी, क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम था थोड़ा सा मोनार्किकल था, इसी को लेकर. चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपके लेसन का. ये चित्र है, चित्र को ध्यान दीजिएगा कि जो शुरुआत इस चित्र से होगी, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे इसमें चीज़ें होंगी जो बताएंगे. ये चित्र नंबर 1 देखिएगा. ठीक है, ये फिगर दिया गया है. ओके, ये फिगर में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, प्रिंट प्रिपेयर बाय फ्रेडरिक सैरिव. ये फ्रेडरिक सैरिव की एक रचना है, एक प्रिंट, एक समझ लो कि एक उनका एक क्या कहते हैं उसको, पेंटिंग है. और उस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने एक समाज की रचना किए हैं. ध्यान देना, 1948 में इन्होंने विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड लोकतांत्रिक और सामाजिक मतलब सोशल रिपब्लिक, यानी सामाजिक गणराज्य का स्वप्न देखा है. क्या होता है रिपब्लिक, हम इसको नीचे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा. इन 1948 फ्रेडरिक सैरिव ने, एक फ्रांस के एक कलाकार थे, आर्टिस्ट हैं, प्रिपेयर हिज सीरीज, ए सीरीज ऑफ द 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग किए हैं. यानी कि उन्होंने एक सपनों का कहते हैं ना, सपनों का संचार रचा,
यानी कि ड्रीम वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एज कॉल्ड थीम। उन्होंने 4 चित्रों के माध्यम से उन्होंने सपनों का एक संचार रचा, जो उनके शब्दों में, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो संसार है वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। यानी जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की बात करते थे उस समय में, जहाँ पर पूरी दुनिया एक, कहते हैं ना कि मोनार्किकल से जूझ रही थी। उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की, यानी जनतांत्रिक मतलब कि गणतंत्रात्मक और सोशल रिपब्लिक की बात किए थे, जो फिगर नंबर 1 में आपको बताए हैं। अभी हम आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। फिगर नंबर 1 क्या कहता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक श्रृंखला बनी हुई, लाइन से लाइन, देख रहे हैं ना, ये आगे बताएगा। ऑफ द सीरीज सो द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। उन्होंने इस पेंटिंग के माध्यम से एक यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, ठीक है ना। इसमें अमेरिका के लोग दिखा, मैन एंड वुमेन ऑल फॉर ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के सभी स्त्री पुरुष, यानी कि लंबी कतार में खड़े हुए, मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन, एक कहते हैं ना एक लंबी श्रृंखला में लोग खड़े हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ध्यान देना, कह रहा है कि ये जो इस श्रृंखला में चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है कि यूरोप में और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों की स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, यानी कि वंदना कर रहे हैं। कौन? एक प्रतिमा है, यानी कि स्टैचूज है। उस स्टैचू क्या है, वो उसको लिबर्टी ऑफ, या उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप से, क्योंकि उनका एक दिखाना जा रहा है, लोग एक स्वतंत्रता, यानी कि ये फिगर के माध्यम से बता रहे हैं कि सब लोग क्या चाह रहे हैं, डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मतलब कि ये जो इस तरह की जो सिस्टम है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ओके, वंदना कर रहे हैं। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टच ऑफ इनलाइटमेंट, सी बियर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, क्लास 9 में पढ़ाए थे, आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का एक रूप प्रदान करते थे, यानी कि माना जाता था कि महिला क्या है, एक राइट ऑफ मैन द ऑर्डर, ठीक है, महिलाएं स्वतंत्रता की देवी हैं। और उसमें आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राष्ट्र को, या मतलब कि किस तरह से, मतलब कि एक पहचान दिया गया था। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि सोच रहे हैं कि मैं जाकर उस देवी को चरणों में जाऊं और मुझको आज़ादी मिल जाए, ठीक है। ऑन द अर्थ ऑफ द foreground of the image lies the shattered remain of the symbol of absolute institution, ओके। और यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, यानी कि देवी जो मसाल ली हुई है, ठीक है ना। ज्ञानोदय मतलब इसे ज्ञान देने वाला या हमें कुछ रास्ता दिखाने वाली, ओके, कि मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी दूसरे हाथ में क्या है, एक ह्यूमन राइट्स या राइट ऑफ मैन है कि आपके अधिकार ये हैं, ठीक है।
और ऑन द अर्थ ऑफ फोरग्राउंड ऑफ माई इमेजिन सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, प्रतिमा के सामने जमीन पर, यानी प्रतिमा के सामने अब जो सामने जो जमीन है, ऑन द अर्थ ऑफ ग्राउंड जो जमीन है पर निरंकुश संस्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ना, सामने जो देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं सब। ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये मतलब है कि लोग निरंकुशता को, यानी कि मोनारिकल को लोग क्या कर दिए हैं, एकदम ध्वस्त कर दिए हैं, बिखरे हुए हैं। और ठीक है, तो ताकि देखो ये कल्पना है, कोई सही चीज़ें नहीं है। यानी कलाकार क्या होता है, अपनी भावनाएं निकाल रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि ऐसा समाज होगा, ऐसे लोग स्वतंत्रता के लिए या राष्ट्र को एकता में बांधने के लिए उन्होंने अपना, मतलब कि ये जो राइट के लिए लोग अपना खड़े हैं। मतलब कोई ये यूटोपिया है। यूटोपिया मतलब होता है इन्हें कल्पना बताएं, कोई सत्य नहीं है, मतलब ये कल्पना इंसान कर सकता है। लेकिन इस प्रतिमा में राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन द स्टडी यूटोपिया विजन पीपुल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशन कस्टम। प्रतिमा के जो होता है ना, ये सरयू जो सारियू थे, सरयू ये कल्पनावादी थे, यूटोपिया थे। दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बांटे हुए, जिनके पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय जो उनके फ्लैग से, उनके राष्ट्रीय पोशाक से होती है, उन्होंने सबको बांट दिए हैं अकॉर्डिंग टू, पूरे विश्व को उन्होंने बांटे दिए हैं कि मतलब जो स्ट्रांग वो पहले स्ट्रांग, मतलब जो मजबूत होगा वो पहले राष्ट्रवाद या नेशनलिस्ट में उसको मिलेगा, या उसको कर सकते हो पहले इसको आज़ादी मिलेगी। जो कमज़ोर है थोड़ा पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन सबको कहीं ना कहीं लास्ट में सबको क्या मिलेगा, एक आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी और द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट। इसमें क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी जो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं वो है यूएसए और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। इसमें जो स्विट्जरलैंड और यूएसए हैं वो क्या हैं, यहाँ पर पहले उनको क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई है। आपको मालूम है कि अमेरिका को आज़ादी कब मिली थी, 1976 को। ये लीड कर रहे हैं कि अन्य देशों को क्या बता रहे हैं कि आप भी आज़ादी पाइए। इस तरह की जो मतलब कि कह सकते हो किस तरह की जो सिस्टम है उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि हमें आज़ादी से हमें स्वतंत्रता पूर्वक रहना है। ठीक है, ओके। तो लीडिंग कौन कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, और वो नेशन स्टेट बन गए थे। यानी कि वहाँ पे राष्ट्रवाद या जो भी कह सकते वहाँ का लोकतंत्र आ गया था। सी इज द फॉलोड बाय पीपुल फॉर जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, सी इज द फॉलो पीपुल फ्लैग। और जर्मनी जो है ना, जर्मनी या फ्रांस जो भी हैं वहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं क्या एक काले फ्लैग को बेयरिंग किए हुए हैं और प्रतिमा के सामने वो भी अपना जा रहे हैं। और रेड एंड गोल्ड फ्लैग भी लिए हुए हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली at the time when Serif created this image, German people did not yet exist United Nation। और जो उसके पीछे जर्मनी उसके पीछे लोग हैं, यानी उसके पीछे जर्मनी के जो लोग हैं
वो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। दिलचस्प यानी ये दिलचस्प यह है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की थी, यानी कि इस इमेज उन्होंने बनाया था, जर्मन के लोग तब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं बने थे। ओके, तो थोड़ा से जर्मन, क्योंकि देखो क्या हुआ, जर्मनी शुरू से बड़ा ही क्या था वह, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब किया गया था, यानी ना 1919 में। ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं द फ्लैग, तब वो हिस्सा नहीं था। ये द फ्लैग द कैरी एंड एक्सप्रेशन लिबरल होप इन 1848 यूनिफाइड द नंबरस जर्मनी स्पीकिंग प्रिंसिपालिटी इनटू नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि 1940 की जो उदारवादी मतलब लिबरल मतलब होता है जैसे कि जो थोड़ा सा सबकी हित की बात है। उदारवादी जो रियासतें थीं, मतलब कि वो प्रिंसिपालिटी इनटू नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी संविधान बनेगा वह सबके लिए एक मतलब होगा, मतलब कि कहने मतलब है कि सबके लिए एक, सब लोग उसके लिए फॉलो करेंगे। और जिसे संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र में गठित करने की चाह थी, यानी जर्मनी बड़ा ही क्या करते थे उधर। जर्मनी एक ऐसा स्टेट ऐसा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन की ज़रूरत थी जर्मनी को लेकर, और जर्मनी में सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं ये यूनिफिकेशन को लेकर बात हुआ था। तो जर्मनी के खास लोग ज़्यादा क्या थे, एक चाहते थे कि हमारा राष्ट्र एक हो, ठीक है ना। और फॉलोइंग जर्मनी या जर्मन पीपुल आर पीपुल ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ द टू। यहाँ पे दो किंगडम थे, एक सिसिलियो, ध्यान देना, सिसिलियो, लैम्बॉर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। कह रहे जर्मन लोगों के बाद, यानी जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियो की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। इसके बाद ये लोग लगे हुए हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हमें भी क्या मिले, एक हमको भी एक आज़ादी मिले। क्योंकि देखो फिर हम वही बात कर रहे हैं कि एक फिगर बताया गया है, वो फिगर है लोकतंत्र के लिए, ठीक है बस। ओके, तो ये फिगर के माध्यम से समझो कि ऐसे मतलब कि एक फिगर बताया गया है। तो ये सब देश और भी लगे हुए हैं कि हमको भी आज़ादी मिले। और फ्रॉम द हेवन, ऊपर स्वर्ग से, जो ऊपर स्वर्ग दिखाई दिया है, जो क्रिस्ट है, सेंट एंड एंजल गेज अपॉन द सेंस they have been used by artists symbolize fraternity among the nation of the world। और फ्रेडरिक सेरू बता रहे हैं, ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। वो देख रहे हैं ये सब, ठीक है, वो सब देख रहे हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच, जो चित्रकार ने था, यानी कि जो आर्टिस्ट था, सिंबल ऑफ द फ्रेटर्निटी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। वो लोग भाईचारे की दिखा रहा है कि ईश्वर मतलब कि एक भाईचारे के सबको एक इक्वल आई से ट्रीट कर रहा है, एक इक्वल आई से वो देख रहा है, ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से मेरे को क्या पता चला है, ध्यान से देना। ये कहानी थोड़ा से क्या बता रही है, ये कहानी में यह है कि राष्ट्रवाद के लिए लोग संघर्षरत हैं, या इस जो स्टोरी से माध्यम से हमें समझने को मिला है कि लोग एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के लिए लोग लड़ रहे हैं, या लोग संघर्षरत हैं, उस सिस्टम को फेंकना चाहते हैं, उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं जो कि सिस्टम
कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की जो यूनिटी को, फ्रेटर्निटी को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है ना। तो यही इस लेसन में चीज़ें थोड़ा डिस्कस किया गया है। ओके, चलो थोड़ा से बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, दिस चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ द इशूज विजुलाइज बाय सेरूफ इन फिगर। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना या जिनकी जो विजुलाइज किए थे सेरूफ, काल्पनिक अभिव्यक्ति सेरूफ ने चित्र नंबर 1 में किया है। ड्यूरिंग दिस 19th century nationalism emerged for the force with which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। मेंटल बहुत परिवर्तन ला दिया, और इतना परिवर्तन ला दिया कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बहुत तीव्र गति से एक मतलब कि बढ़ा, और इतना बढ़ा कि उसकी आंधी में मोनार्किकल सिस्टम ही खत्म हो गया। द इंडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप। इन परिवर्तनों में या परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट का उदय हुआ। मतलब कि वही नेशन स्टेट मतलब जो कि राष्ट्रवाद, नेशन का मतलब होता है मतलब स्टेट मतलब सिख देश हो गया, और नेशन स्टेट मतलब एक राष्ट्रवाद या एक ऐसा स्टेट जो यूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट का करे या यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री का करे, उसी को हम कहते हैं नेशन स्टेट। ओके, द कंसेप्ट and practice of the modern state in which centralized power exercise sovereign control over the clearly defined territory had been developed या developing over a long period of time in Europe। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभुता एक केंद्रीय शक्ति थी। ठीक है ना, यानी जो सॉवरेनिटी थी क्या थी, एक सेंट्रल पावर थी। जो संप्रभुता का मतलब आपको क्लास 9 में बताए थे कि जहाँ पर लोगों के हित की बात किया जाता हो। ओके, और develop sense common identity and shared this history of the but nation state was one of the majority of the citizen, and not only it is ruler come to develop as a sense of the common identity and share share history or descent। मतलब ये कह रहा है कि 1 मिनट। ओके, तो बट नेशन स्टेट वन ऑफ द विच मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन एंड नॉट ओनली रूलर कम टू डेवलप अप सेंस कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिज टेरिटरी हिस्ट्री और डिसेंट। मतलब वही बात कर रहा है कि जो लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल एक शासक केवल उनके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावनाएं थीं। सब लोग सोचते थे कि हमारी संप्रभुता, हमारी जो पहचान वो बनी रहे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम immemorial, it is was forget through struggle through this the action of the leader and common people। साझेपन की ये भावनाएं अंतकाल में नहीं थी, ये संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। मतलब ये चीज़ें क्या था कि और ये सब चीज़ें एकाएक नहीं हुई थी,
ये इसको जन्म लेने के लिए बहुत संघर्ष और बहुत कहने का मतलब कि बहुत परिश्रम किया गया था लोगों द्वारा। दिस विल चैप्टर लुक डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी। और इस लेसन में हम प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्रवाद अस्तित्व में कैसे आया यूरोप में, और इसको डिटेल में हम आपको चीज़ें बताएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अरे यार गौतम सर कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको जब 2-3 लेक्चर जब चलेगा उसको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद को जन्म कैसे हुआ, और 19वीं सदी में जो 19th सेंचुरी थी उसमें राष्ट्र को किस मतलब कि कैसे लोगों के द्वारा ये क्रिएट किया गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने डिस्कस किया सिर्फ नेशनलिज्म यूरोप। बस नेशनलिज्म का मतलब समझिएगा कि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर सभी के लिए और उनके हित में काम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और इस राष्ट्रवाद टूटे नहीं, राष्ट्रवाद ख़त्म ना हो, नेशन स्टेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, यही मतलब कि इसकी एक पहचान होती है। ओके, तो ये रहा नेशनलिज्म का सेरियो फेडरिक का एक हाइपोथेसिस या एक उनकी परिकल्पना थी। इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में बताएं और आइडिया ऑफ द नेशन की राष्ट्रवाद की विचारधाराएं क्या हैं, राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। ओके।